सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ हर्टिंग गॉर्डन। आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर किन्मो और बाकी के स्कॉलर के साथ सीधा दाशियान के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे यहाँ वही मास्टरमैन के अलावा बाकी के यांग के जितने भी दुश्मन थे, यानी कि जो भी उसे पसंद नहीं करते थे, उसे अपोज करते हैं, वो सारे के सारे सेक्ट उसके साथ मिलके खड़े हो जाते हैं। और आज ये लोग ठान चुके थे कि हर हाल में इंपीरियल एडवाइजर को यहाँ पे ये लोग एग्जीक्यूट करके रहेंगे। और सभी को ट्रैप करने के लिए ये लोग हेवनली फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर देते हैं, जिसके चलते अंदर यहाँ क्या हो रहा है इस बारे में किसी को भी बाहर पता नहीं चलने वाला। लेकिन यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर इमीडिएटली किन्मो को इशारा करता है और फिर किन्मो यहाँ पे स्माइल करते हुए अपने डेमोनिक सेक्ट के फ्लैग को बाहर निकालता है, जो देखकर तो यहाँ सभी हैरान थे, लेकिन युनशिया के रिएक्शन तो देखने लायक थे। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें डेमोनिक सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है कि तभी डूकवे के पास भी एक बंदा खड़ा था और जैसे उनका इशारा पाता है और यहाँ पे वो उस फॉर्मेशन को देखता है तो ऑन द स्पॉट वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। इस दौरान हम यहाँ पर बड़े बड़े वॉरशिप्स को आता हुआ भी देखते हैं, साथ ही बहुत बड़े बड़े जायंट्स भी यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ ये सभी पूरी फौज को लीड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जियाओनान के भी होश उड़ जाते हैं जब वो यहाँ दाशिया के अंदर बड़े बड़े बैनर्स को देख पाती है, और जो कि टेलीपोर्टेशन बैनर थे। और लिटरली यहाँ पर पूरे के पूरे इस एरिया को इन टेलीपोर्टेशन बैनर्स ने घेर लिया था और एक एक करके सारे यहाँ पे बाहर निकलने लगते हैं। और जब जियाओनान इसे देखती है तो वो समझ जाती है कि ये तो डेमोनिक सेक्ट का टेलीपोर्टेशन एरिया है। अब यहाँ एक एक करके सारे एक्टिवेट होने लगते हैं और साथ ही उन वॉरशिप के अंदर सिर्फ डेमोनिक सेक्ट के लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि यहाँ पर यांग के भी काफी सारे आर्मी के लोग मौजूद थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि डेमोनिक सेक्ट और इटर्नल पीस आर्मी इन दोनों ने हाथ मिला लिया था। ये देखकर तो जियाओनान के होश उड़ चुके थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर डेमोनिक सेक्ट के बाकी के लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और एक एक करके इनकी तादाद सैकड़ों में पहुंच चुकी थी और अब सभी लोग मिलकर यहाँ पे एक फॉर्मेशन को ट्रिगर कर देते हैं, जिसके चलते आसमान का रंग भी बदलता है। और जैसे ही फॉर्मेशन ट्रिगर होता है एक तेज रोशनी सीधा सामने मौजूद जायंट पैलेस पे गिरती है, जिसके ऊपर की बाकी लोग सवार थे। और अगले ही पल ये जो फॉर्मेशन था ये इन सभी को लेकर यहाँ से वैनिश हो जाता है। और ये देखकर जियाओनान समेत सभी लोग कहते हैं कि आखिर वो कहाँ गए, वो तो कम्प्लीटली वैनिश हो गए। यहाँ पे इससे पहले कि सभी लोग कुछ और समझ पाते हैं, ड्यूक वही आगे आता है और पूरी की पूरी आर्मी को इन पे चढ़ा के रख देता है। धनातन फायरिंग वो करता है, साथ ही यहाँ पर अपने सारे के सारे वॉरशिप्स को भी इन पर फायर करने का ऑर्डर देता है। चारों तरफ से हमले होने लगते हैं और फिर मैदान में उतरते हैं ये बड़े बड़े जायंट्स जो कि आर्मर पहने हुए थे और आते साथ ही यहाँ पर सीधा अपने कंधे से वॉल को तोड़ देते हैं, जिसके चलते वॉर के उस पार जितने भी ट्रेडर्स मौजूद थे और जितने भी सेक्ट के लोग थे वो सभी लोग इनके अंदर कुछ ले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि डेमोनिक सेक्ट के बाकी के लोग भी मैदान में उतरते हैं। वहीं दूसरी तरफ इटर्नल पीस आर्मी तो अपना जलवा दिखाई रही थी, लिटरली वो किसी को छोड़ ही नहीं रही थी। उनके सामने जो भी आ रहा था वो उन्हें तोप के गोले से भून के रख देती है। इस दौरान इनकी तरफ से जो भी फाइट करने को आता है तो सामने से उनके ऊपर 1000 स्वॉर्ड से हमला किया जाता है। उनके बर्ड समेत उनके जितने भी लोग थे वो ऑन द स्पॉट इसी से एलिमिनेट हो जाते हैं। और ऐसा ये लोग इन्हें घेर के मार रहे थे कि इन्हें बचने का मौका तक नहीं मिलता। यहाँ पर इनके जो सेक्टर लीडर्स थे उनके डिवाइन फिगर्स भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राउंड में सोल्जर्स मौजूद थे वो सभी लोगों ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। इस दौरान जो बाकी के सेक्ट लीडर्स थे और यहाँ पे वो मास्टरमैन और वो जो बाकी के 3 ओल्ड एरा के कल्टीवेटर्स थे, उन सभी को समेत ये टावर को ये लोग अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं, जहाँ पर सभी आते साथ ही कहते हैं कि ये तो वाकई में डेमोनिक सेक्ट का टेलीपोर्टेशन है। यहाँ पे सभी कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, डेमोनिक सेक्ट इनका साथ कैसे दे सकता है, वो तो काफी ज्यादा न्यूट्रल है। जिस पे किन्मो आगे आता है और कहने लगता है कि मेरा सेक्ट अगर सही का साथ दे रहा है तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अब क्योंकि किन्मो डेमोनिक सेक्ट का लीडर है तो भाई साहब उसकी बातों में ना एक अलग ही पावर थी। सभी लोग यहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं और ये देखकर ये पूरी तरीके से शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे के पूरे इनके टावर समेत आसपास के इलाके को जो डेमोनिक सेक्ट के लोग हैं इन लोगों ने कवर करके रख लिया था। और इसके आसपास ही जो इटर्नल पीस की वॉरशिप है यानी कि इंपीरियल एडवाइजर की आर्मी वो यहाँ पे तैनात थी। अब यहाँ पर इनमें से एक सेक्ट की लीडर कहने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यकीन नहीं होता कि डेमोनिक सेक्ट इस हद तक आ चुकी है, वो तो बिल्कुल इंपीरियल एडवाइजर के गुलाम बन चुकी है। अब यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी उस पर एक अटैक हो जाता है जो कि उसकी गर्दन पे ऐसे लगता है कि किसी को भनक तक नहीं होती। लेकिन तभी सभी लोग कहते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर के स्वॉर्ड ने सेकंड्स में ही उसे निपटा दिया था और वो कहने लगता है कि तुम वो पहली थी जो कि मेरे टारगेट
पे थी और अब जब मैंने तुमसे शुरुआत की है तो अगली बारी इन सब की है। अब यहाँ ये देखते साथ ही सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम क्यू को देखते हैं जो कि इस एक्शन को देखकर तो अपना सिर पकड़ लेता है। अब यहाँ पे ये नजारा देखकर उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि इंपीरियल एडवाइजर, तुम हमेशा की तरह आज भी पहले जैसे ही चाहते रहो, तुम हमेशा सब कुछ पहले से ही प्लान करके मैदान में उतरते हो। अब तो हम समझ गए कि तुमने अब तक बस इंजर्ड होने का नाटक किया, तुम कभी इंजर्ड हुए ही नहीं थे। यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो यहाँ अपने मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पे एक स्वॉर्ड लोटस को प्रिपेयर करता है और उसकी तरफ वो बढ़ रही जितने भी डिवाइन फिगर थे सभी की तरफ वो उन स्वॉर्ड्स को चला देता। अब ये जो स्वॉर्ड अटैक थी ये लाइट के स्पीड के साथ ट्रैवल करती है और अगले ही पल ये बिल्कुल उसी स्पीड के साथ उसके पास वापस आ जाती है और उसके स्वॉर्ड का रूप ले लेती है। यहाँ पे ये टेक्निक देखकर किनिया समेत सभी हैरान थे। अब यहाँ पे हमें उसी 3 और लेरा के कल्टीवेटर्स को देखते हैं जिनमें से जो पॉइजनस लेडी थी वो कहने लगती है कि इसकी कल्टीवेशन तो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, जरा इसकी टेक्निक को देखो। अब ये देखकर तो ये तीनों और ज्यादा गुस्से में थे कि तभी उनमें से कहने लगता है कि अच्छा तो मतलब इतने सालों तक तुम नाटक कर रहे थे, हाँ तुम्हें तो सच में कोई इंजरीज है ही नहीं। जिस पे इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर मैं नाटक नहीं करता तो आखिर साउदर्न वार्डन के पास मैं तुम सभी को एक साथ जमा कैसे करता, मुझे कैसे पता चलता कि अभी भी हमने यांग कांग के इतने सारे दुश्मनों को अंदर ही अंदर पाल रखा है। जिसके बाद इंपीरियल एडवाइजर किन्मू को इशारा करता है और फिर किन्मू यहाँ पर अपने लोगों को बुलाता है जो कि यहाँ पर किन्मू समेत जितने भी स्कॉलर्स थे उन्हें यहाँ से टेलीपोर्ट करके काफी दूर ले जाते हैं। इस दौरान ये देखकर सभी हैरान थे कि तभी इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि क्योंकि तुम लोगों ने सेकंड पाथ को चूज किया है तो तुम्हारे और मेरे बीच की जंग होके रहेगी, लेकिन बस यहाँ पर मेरी तरफ से मैं रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस जगह से बस थोड़ी ही दूर पर किन्नू और बाकी सभी लोग मौजूद थे और यहाँ पे इन सभी को इंपीरियल एडवाइजर की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो अकेले वहाँ उनसे फाइट कर रहे हैं। आखिर हम बाहर से उनकी हेल्प कैसे करेंगे, लेकिन तभी किन्नू कहने लगता है कि इंपीरियल एडवाइजर ने खुद ही रास्ता चुना है कि वो अकेले उनसे फाइट करेंगे, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते और मुझे पता है कि वो जो भी कर रहे हैं उसे लेकर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। वैसे भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो इंपीरियल एडवाइजर हैं, वो इंपीरियल एडवाइजर जो कि गॉड्स के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं और जिनकी तलवार इस करंट एरा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तलवार है। इस दौरान क्यों कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, वो तुम ही हो ना जिसने की यहाँ पर वो सारी टेलीपोर्टेशन एरेज को फिक्स किया, तुम ही वो हो ना जो कि टेलीपोर्ट करके हमें यहाँ ले आया है ना। जो सुनकर किन्मू यहाँ पे हंसता है क्योंकि उसके दोस्त को पता ही नहीं कि वो डिमोनिक सेक्ट का मास्टर है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके डिमोनिक सेक्ट के जितने भी मेंबर्स थे वो सभी लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं, जिन्हें देखते साथ ही समेत सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अगले पल वो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब क्यों कहने लगता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन शेन तो यहाँ पर अपनी आंखें फाड़ फाड़ के सभी को देख रहा था और जैसे ही उसकी नजर यहाँ पे टीचर जियान शाइन पे पड़ती है तब उनका नाम लेकर चिल्लाता है और कहता है कि आखिर आप यहाँ कैसे आए। जो सुनकर क्यों कहता है कि ये बात इतनी जोर से चिल्ला कर कहने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे सभी लोग इन्हें बहुत गौर से देख रहे थे कि तभी किन्मो यहाँ पे कहने लगता है कि सब लोग बेफिक्र रहो, मैं यहीं पे मौजूद हूँ। अब यहाँ पे अपने सेक्ट मास्टर को सुनते साथ ही सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट के साथ किन्मो को ये लोग ग्रीट करते हैं और कहने लगते हैं कि हम सभी लोग हमारे सेक्ट मास्टर को ग्रीट करते हैं और सेक्ट मास्टर के सबऑर्डिनेट्स को भी हम यहाँ पे ग्रीट करते हैं। अब यहाँ पे ये लोग हैरान थे और कहते हैं कि क्या सेक्ट मास्टर। इसी दौरान ये लोग किन्मो की तरफ पलट के देखते हैं। अब किन्मो यहाँ पर डिमोनिक सेक्ट के सारे लोगों से कहता है कि फॉर्मेलिटीज निभाने की जरूरत नहीं है, ये सभी मेरे इंपीरियल एकेडमी के फेलो डिसाइपल्स हैं और उन्होंने तो बस गलती से कुछ ऐसी चीजें देख ली हैं जो कि उन्हें देखनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये लोग बेगुनाह है, इन्होंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। कि तभी क्यों सीरियस टोन के साथ कहने लगता है कि लेकिन ये अब जबकि सिक्योरिटी का एक मैटर बन चुका है तो क्यों ना तुम सभी लोग मेरे हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लो। ये कहते हुए वुलिन और किन्मो दोनों ही स्माइल करते हैं। अब यहाँ पे मास्टर जियान शान को देखते हैं जो कि अपनी तलवार को आगे निकाल कर इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर तो सभी का गला सूख जाता है। और किन्मो आगे कहता है कि जरा इनसे प्यार से पूछो कि ये हमारे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, अगर ये लोग मना करते हैं तो इसी घाटी में इन लोगों को निपटा देना। यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्मो का वो ग्रीन ऑक्स भी उसे घेर लेता है और क्यों जैसे किन्मो के मुंह से ये बात सुनता है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं, लेकिन तब तक मास्टर जियान उसके करीब आ चुके थे और जैसे ही वो उन्हें देखता है तो उसका गला सूख चुका था और वो डरते हुए कहता है कि प्लीज मेरे करीब मत आओ, मैं तो पहले से ही हेवनली डीमन सेक्ट का एक मेंबर हूँ, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। अब यहाँ पे शेन कहने लगता है कि क्योंकि जूनियर अंकल मास्टर ऑलरेडी इंपीरियल एडवाइजर की हेल्प कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है जो हेवनली डीमन सेक्ट है वो हमारे एकेडमी और यांग कांग के साथ है, तो इसलिए मुझे कोई मसला नहीं और मुझे इस सेक्ट को ज्वाइन करने में कोई इशू नहीं। इस दौरान हम भी यहाँ पर इन्हीं लोगों को कॉपी करते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं और ये जो बंदा दिख रहा है ना, हम दोनों ही मिलकर तुम्हें ज्वाइन करते हैं। जिसके बाद वो यूनशिया के पास जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें जल्द से जल्द हाँ कहना ही होगा। तभी यूनशिया यहाँ पे थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है कि सीनियर सिस्टर शायद आप
आपको पता नहीं, लेकिन मैं ऑलरेडी हेवनली डिमन सेक्ट की सेंट्रेस हूँ। बस फिर क्या, यहाँ पे ये सुनना ही था कि सबके मुंह ऐसे खुले के खुले रह जाते हैं और ये लोग एक दूसरे को घूरते हुए किन्मो की तरफ देखते हैं कि यार ये बंदा कितना बड़ा वाला छुपा रुस्तम है। इस दौरान हम इंपीरियल एडवाइजर को देखते हैं, जहाँ पर वो उन सभी से कहने लगता है कि तुम लोग चाहते थे कि मैं यहाँ पर अकेले आऊँ, तो लो आज मैं यहाँ पर अकेले मौजूद हूँ। तुम लोगों ने तो मुझे हराने के लिए आपस में हाथ भी मिला लिया, तो अब क्या हुआ? आखिर तुम लोगों को किस बात का डर है कि तुम लोग मुझ पे स्ट्राइक करने से डर रहे हो? इस दौरान हम किन्मो को देखते हैं जो कि सारा नजारा दूर से ही देख रहा था कि तभी शेन उसके पास आकर कहने लगता है कि जूनियर अंकल किन, अब जबकि इंपीरियल एडवाइजर वहाँ पर अकेले हैं, तो क्या हमें हमारे डिमोनिक सेक्ट से कुछ एक्सपर्ट को उनकी हेल्प के लिए भेजना चाहिए? जिसमें किन्मो खामोश होता है और फिर इनके सामने खड़े होते हुए कहता है कि हमारा काम बस इतना था कि हम इंपीरियल एडवाइजर के लिए एक ओपनिंग को क्रिएट करें, जो हमने बहुत अच्छे से कर दिया है। अभी ये सब कुछ इंपीरियल एडवाइजर पे डिपेंड करेगा कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे किन्मो मन में कहता है कि हालांकि हमारे सडन अपीयर से इन लोगों के होश तो उड़ गए होंगे और इंपीरियल एडवाइजर जैसे इतने महान शख्स के लिए 1 सेकंड का डिले भी किसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। इस दौरान किन्मो अपनी डिवाइन आइज से बैटल को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस हेवनली स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के आगे बिल्कुल भी नहीं देख पाता, जिसके चलते वो समझ जाता है कि बैटल काफी ज्यादा तगड़ा वाला अंदर चल रहा है। अब यहाँ पे किन्मो कहने लगता है कि शायद मुझे मेरी ग्रीन हेवी आइज का यूज करना चाहिए, शायद मैं उनके जरिए से आर पार देख पाऊँ। अब वो इन्हें एक्टिवेट करता है और इन्हें एक्टिवेट करते साथ ही उसके सामने उसके डिवाइन आइज के साथ ये फ्यूज होते हुए उसके विजन को क्लियर करने लगती है, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर उस पर पड़ रहा था कि किन्मो अपनी आंखों को भी खोल नहीं पाता। साथ ही उसे काफी ज्यादा पेन भी होने लगता है, उसका सिर घूमता है। वो कहने लगता है कि शायद मेरा कल्टीवेशन रियलम ज्यादा हाई नहीं है, इसी वजह से मैं इसे ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे किन्मो जैसे इसे डीएक्टिवेट करने वाला था कि तभी यहाँ पर उसे फील होता है कि उसके विजन पहले से ज्यादा क्लियर होने लगे हैं। उसका सिर घूम तो रहा था, लेकिन तभी किन्मो यहाँ पर उस हेवनली फॉर्मेशन के आर पार जैसे देखने लगता है और उससे भी यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनली मैं इसके आर पार इसके थ्रू क्लियरली देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे वो देखता है कि इंपीरियल एडवाइजर तो 1 मैन आर्मी की तरह यहाँ पर सभी को धूल चटा रहे थे। वो लिटरली बस अपनी जगह से हिलते भी नहीं और अपनी स्वॉर्ड से कितने लोगों को निपटा चुके थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सेक्ट मास्टर अपने डिवाइन फिगर से उसके ऊपर पाम अटैक करने को जाता है, लेकिन यहाँ पर उनका स्वॉर्ड ही उसके पूरे के पूरे डिवाइन फिगर को निपटा देता है और साथ ही सामने वाला बंदा जो कि यहाँ पे शैडो क्लोन्स को बनाकर उस पे हमला करता है, इंपीरियल एडवाइजर उसे भी निपटा देता है। और ये सारा बैटल किन्मो यहाँ पे देख रहा था और वो भी हैरान था कि मैंने तो किसी टाइप के ग्रीन हेवेंस के रून फॉर्मेशन को फॉर्म भी नहीं किया, आखिर मैं इतना क्लियरली इस फॉर्मेशन के आर पार कैसे देख पा रहा हूँ? कि तभी यहाँ पे किन्मो समझ जाता है कि कोई और उसकी नजरों को यूज करके इस बैटल को ऑब्जर्व कर रहा है। अब यहाँ पे किन्मो का पहला शक जाता है वही डीमन किंग दूतियान पे, कहता है कि कहीं उसने अपने कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा हिस्सा मेरे अंदर छोड़ तो नहीं दिया, और बेहतर यही होगा कि मैं फिलहाल के लिए ऐसे नाटक करूँ जैसे कि मुझे किसी बात का अंदाजा ही नहीं। अब यहाँ पे वो बैटल को ऑब्जर्व करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर इन सब की बजा रहा था और वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इतनी बखूबी तरीके से यूज कर रहा था कि किन्मो और बाकी सब लोग दूर से इसे देख के समझ जाते हैं कि भाई अंदर बहुत तगड़ी वाली बैटल चल रही है। इस दौरान वही पॉइजनस लेडी आगे आती है और वो अपने इंसेक्ट कंट्रोलिंग आर्ट का यूज करते हुए इसकी तरफ काफी पॉइजनस क्रिएचर को छोड़ देती है, जिसे देखकर इंपीरियल एडवाइजर कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इसे कितने बखूबी तरीके से प्रैक्टिस किया है, लेकिन क्योंकि ये इंटरनल ऑब्जेक्ट पे रिलाई करता है तो मैं आसानी से इसे मिटा सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो 1000 स्वॉर्ड स्लैश अटैक से उसे पूरी तरीके से निपटा देता है। इस दौरान अब उसी स्वॉर्ड्समैन की बारी थी और वो यहाँ पे आते साथ उस पे कमाल की स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है, लेकिन इंपीरियल एडवाइजर तो फिर इंपीरियल एडवाइजर है। वो उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड्समैन स्किल कमाल की है, लेकिन अभी भी तुम उन्हीं 14 बेसिक फॉर्म्स का यूज करते हो और जो कि समय रहते काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। ये कहते साथ ही वो उसके पेट में एक जोरदार अटैक करके उसे भी पटक देता है और बचा कुचा काम वो अपनी स्वॉर्ड से कर देता है, जहाँ पे सिंगल स्ट्राइक से ही वो उसे मार चुका था। इसी के साथ इंपीरियल एडवाइजर की सटक चुकी थी, वो यहाँ पर इन सभी पे कहर बन के टूटता है और कुछ ही देर में आधे से ज्यादा लोगों को ये यहाँ पे मार चुका था। अब यहाँ पे कॉर्प्स इमोर्टल सेक्ट का बंदा उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इंपीरियल एडवाइजर ऐसी स्वॉर्ड नचाता है ना कि उसके सारे के सारे जो ज़ॉम्बी सोल्जर्स थे उन सभी को निपटाते हुए इसकी गर्दन उड़ा देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे क्रिएचर को तो सबसे पहले मारा जाना चाहिए, जो कि आम लोगों को रिफाइन करके उन्हें ज़ॉम्बी आर्मी में ट्रांसफॉर्म करता है। अभी यहाँ पे 9 नीदर सेक्ट का मास्टर आता है और यहाँ पर अपनी सारी टेक्निक का यूज करते हुए इंपीरियल एडवाइजर पे टूटता है, लेकिन इंपीरियल एडवाइजर तो अपने स्वॉर्ड से उसे बीच से काटते हुए उसके लोगों को निपटा देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे इंपीरियल एकेडमी के स्कॉलर्स को हार्म पहुंचाने की। अब यहाँ उसके सारे लोगों को निपटाने के बाद वो बाकियों की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ सभी लोग उस पर अपने स्वॉर्ड स्लैश अटैक करते हैं, लेकिन इंपीरियल एडवाइजर तो एक झटके में सभी की ब्लेड्स तोड़ देता है। अब बारी थी यहाँ उसी जनरल की, जो कि इंपीरियल एडवाइजर पे अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड को तो वो अपनी 2 फिंगर से रोकते हुए इसे तोड़ देता है और कहता है कि तुमसे मेरी काफी सारी उम्मीदें थी, लेकिन तुमने भी मुझे
मुझे धोखा दिया। ये कहते हुए वो उसकी गर्दन को ही उड़ा देता है। इस दौरान धर्मा किंग इसे देखकर सीधा इंपीरियल एडवाइजर पे टूट पड़ता है। उसके धर्मा फॉर्मेशन को देखकर इंपीरियल एडवाइजर अपनी जायंट सी गोल्डन स्वॉर्ड को समन करता है और यहाँ उसके मल्टीपल क्लोन्स बनाकर एक के बाद एक इतनी धारदार तलवार को सीधा उसके ऊपर लैंड कराता है और कहता है कि तुम में और कॉर्प्स एक्ट में कोई अंतर नहीं, तुम लोग बस अपने फायदे के लिए आम लोगों की जान के साथ खेलते हो। इंपीरियल एडवाइजर के स्वॉर्ड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आसपास के जो बड़े बड़े पहाड़ थे वो भी धराशायी होने लगते हैं और यहाँ पे वो ऐसे लोगों को काट रहा था कि जैसे कि एक किसान अपनी फसल काटता है। और वो यहाँ पे अपने स्वॉर्ड को किसी पेंटिंग ब्रश की तरह यूज कर रहा था, जो देख कर किन्मो कहने लगता है कि ये तो विलेज चीफ की तरह ही स्वॉर्ड टेक्निक लग रही है, जैसे कि स्वॉर्ड ट्रेडिंग ऑफ माउंटेन एंड रिवर्स कहा जाता है। लेकिन इंपीरियल एडवाइजर तो इस टेक्निक को बिल्कुल इसके पीक फॉर्म तक यूज कर रहा है और वाकई में मुझे ये कहने में कोई शक नहीं कि ये इस एरा की सबसे शार्पेस्ट स्वॉर्ड है। इस दौरान इंपीरियल एडवाइजर अपनी फाइनल मूव को यूज करता है, जहाँ पे उसके 1000 स्वॉर्ड बाकी बचे डिवाइन फिगर्स पे भी हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मास्टर जियान कहने लगता है कि वाकई में आज मैंने देखा कि एक तलवार को किस हद तक यूज किया जा सकता है। ये कहते हुए वो सामने एक स्लैश अटैक करता है और वो सामने मौजूद पेड़ के 3 टुकड़े कर देता है। इस दौरान यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर के ऊपर वो मास्टरमैन हमला कर देता है, पर इंपीरियल एडवाइजर अपने स्वॉर्ड स्किल्स का यूज करते हुए उसे अच्छी टक्कर देते हुए उसके आर पार अपनी स्वॉर्ड को कर देता है। तभी वो हंसता है और इस दौरान पीछे से बैगर सेक्ट का मास्टर आते साथ ही यहाँ पर अपने ब्लड डिवोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए एक आसपास लावे से बनी हुई बहुत बड़े से बैरियर को इंपीरियल एडवाइजर के आसपास बना देता है कि तभी इस मौके का फायदा उठाकर जो मास्टरमैन है वो अपने अटैक को प्रिपेयर करता है और कहता है कि अब मेरी बारी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के 3 ड्रैगन्स को भी वो समन कर लेता है और जो बचे कुछ एल्डर्स थे वो सभी लोग मिलकर एक ड्रैगन के जरिए से इस पर हमला करते हैं। इंपीरियल एडवाइजर के ऊपर वो ड्रैगन्स अपने मुंह से भी हमला कर देते हैं, जिसके चलते इंपीरियल एडवाइजर इमीडिएटली अपनी तलवार को चलाता है और जिसकी फ्लक्चुएशन किन्मो और बाकी सबको फील होती है। और इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि तुम्हारी ये जो इंपीरियल फैमिली की 9 ड्रैगन मोनाश टेक्निक है ये कमाल किया, लेकिन तुम इसे इसके एडवांस लेवल तक यूज नहीं कर सकते। इस दौरान किन्मो कहने लगता है कि लिंग रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं सिर्फ वही इस टेक्निक को कल्टीवेट कर सकते हैं और इसके ट्रू ड्रैगन फॉर्म को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आखिर इस मास्क के पीछे छुपे चेहरे की ट्रू आइडेंटिटी क्या है? इतनी बड़ी प्लानिंग की, सारे रेबेलियंस को एक जगह इकट्ठा किया और अपनी जान को दाशियांग में रिस्क में डालने के लिए भी ये राजी हो गया। आखिर ये कौन है? इस दौरान इंपीरियल एडवाइजर अपनी जायंट स्वॉर्ड से इस मास्टरमैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने गोल्डन बेल पगोड़ा का यूज करते हुए खुद की जान बचा लेता है और फुल फोर्स के साथ उस स्वॉर्ड को काउंटर करने की कोशिश करता है। और तब तक ये स्वॉर्ड उसकी शील्ड को भेदते हुए बिल्कुल उसके सिर पे जाने वाली थी कि तभी यहाँ पे एक शील्ड एक्टिवेट हो जाता है और जैसे इंपीरियल एडवाइजर पीछे पलटता है तो यहाँ पे बुद्धा का एक जायंट सा फिगर हमें दिखाया जाता है, जो कि इसी ओर बढ़ा चला आ रहा था और सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उस बुद्धा के फिगर के साथ साथ काफी सारे मिस्टीरियस से लोग इसी ओर बढ़ रहे थे और अब इस राज का जवाब तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।